थर्ड टाइप हमारे पास आती है पेडेंकल शॉर्टेंड। हमने पढ़ी पहले पेडेंकल इलोंगेटेड, फिर हमने स्पैडिक्स वाली पढ़ी, अब हम तीसरी पे आ जाते हैं जो कि है पेडेंकल शॉर्टेंड। मतलब इसकी जो डंडी होगी वो पेडेंकल जो होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी, सही है। और इलोंगेटेड में क्या था कि उसकी डंडी क्या होगी, बड़ी होगी, इलोंगेट होगी। अब पेडेंकल शॉर्टेड में भी दो फर्दर सब टाइप्स आ जाती है, एक आती है कोरियम और एक आती है अम्बल। कोरियम और अम्बल में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। Is an inflorescence in which flower have pedicel of unequal length, lower having large pedicel and upper one having a small pedicel aberrans। देखिए कोरियम के अंदर क्या है, सिंपल है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट इसकी वो नहीं है। बस इसमें ये है कि जो पेडिसल होगी, ठीक है, पेडंकल तो शॉर्ट है। अब जो फ्लावर की अपनी डंडी होती है जो कि पेडिकल होती है वो क्या होगी, इसमें अनइक्वल लेंथ की होगी। मतलब सब फ्लावर जो है वो एक जगह से अराइज नहीं होंगे, कोई ऊपर से आ रहा होगा, कोई नीचे से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, तो सबकी लेंथ क्या हो जाएगी, अनइक्वल लेंथ हो जाएगी। तो ये आती है अंडर द हेडिंग ऑफ कोरियम, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जबकि अम्बल में क्या होता है, पेडिसल ऑफ सेम लेंथ एंड अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कोरिएंडर। इसकी एग्जांपल में आता है कोरिएंडर। और इसमें जो सारी पेडिसल्स हैं वो सब जो है सेम पॉइंट से अराइज हो रही है। मतलब एक ही पॉइंट है जहां से 10-15 जितनी भी पेडिकल्स हैं वो सब वहीं से अराइज हो रही है। तो इनमें सारी पेडिसल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। तो ये आती है अम्बल के अंदर। और कोरियम में फिर से रिकॉल कर लें कि सारी क्या होगी, अनइक्वल लेंथ होगी, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट फोर हमारे पास आती है पेडंकल फ्लैटेंड। पेडंकल फ्लैटेंड से क्या मुराद है कि अब इनकी डंडी फोल्ड होकर जो ना चपटी हो गई है। देखिए डायग्राम में देखें कि मेन रिसेप्टिकल है, उसके बाद जो पेडंकल है वो क्या हो गई, फ्लैट हो गई है। तो फ्लैटेंड पेडंकल हैज अ मास ऑफ स्मॉल सेसाइल फ्लावर फ्लोरेट with one or more whorls of bracts at the base forming an involutes. The florets are commonly of two kinds, namely ray floret, marginal strap sharp, and disc floret, central tubular one. ठीक है। एग्जाम्पल आ जाती है सनफ्लावर, जीनिया, मैरीगोल्ड। देखिए पेडंकल फ्लैटेड में कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। इसकी फ्लैट पेडिकल है, जैसे कोई सरफेस पे अपने फ्लावर रख दी हो इस तरह से। फ्लावर जो होते हैं इसके वो सेसाइल होते हैं, मतलब उनके पास कोई डंडी कोई पेडिकल मौजूद नहीं होगी, ठीक है, सेसाइल फ्लावर्स होंगे। अब इसके पास फ्लावर्स जो ना दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं रे फ्लोरेट और एक कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट। फ्लोरेट्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक फ्लावर भी बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लोरेट्स। तो इसमें दो तरह के फ्लोरेट्स होंगे, जो साइड में बड़े से लीफ नुमा होंगे उसे हम कहेंगे रे फ्लोरेट, और जो ट्यूब की तरह से बीच में छोटे छोटे से फ्लोरेट्स होंगे उसे हम कहेंगे डिस्क फ्लोरेट। डायग्राम में आप देखिए जो सेंटर वाले हैं वो डिस्क फ्लोरेट है, और जो ऑरेंज से बाहर से इस तरफ है लीफ लाइक वो है रे फ्लोरेट। अच्छा, इनके पास ब्रैक्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं जो कि नीचे जो है इन्वॉल्यूट्स फॉर्म करते हैं। तो ये वाली आती है किसके अंदर, पेडंकल फ्लैटेंड के अंदर। एग्जाम्पल में इसकी जीनिया, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर आ जाता है। फाइव हमारे पास कौन सी, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। इसमें क्या होता है कि तीन ब्रैक्ट्स होते हैं, देयर आर थ्री ब्रैक्ट्स एट इट बेस कॉल्ड ग्लम्यूल्स। इसमें तीन ब्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम ग्लूम्स या ग्लम्यूल्स कहते हैं। द लोअर टू विदाउट फ्लावर आर कॉल्ड एम्प्टी ग्लूम्स। जो दो देखें नीचे, आप डायग्राम में देखती जाया करें, जैसे मैं बताती हूँ वैसे डायग्राम में साथ साथ देखा करें। देखिए जो लोअर मोस्ट टू ग्लम्यूल बने हुए, एक लोअर एक अपर, दो ग्लूम्स जो है वो एम्प्टी है, इनके अंदर कोई फ्लावर नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी ग्लूम्स। क्या बोलते हैं, एंटी ग्लम्यूल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, और एम्प्टी ग्लूम्स भी कहते हैं, अब जैसे आपको प्रोनाउंस करना हो। तो ये कहलाते हैं एम्प्टी ग्लूम्स। द थर्ड ग्लूम हैज फ्लावर एट इट्स एक्सिल एंड कॉल्ड लेमा। अब देखिए जो इसके ऊपर वाला थर्ड वन जो फ्लावर है, इसके ऊपर क्या है, फ्लावर मौजूद है। थर्ड वाला जो ब्रैक्ट है, हमने कहा था तीन ब्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले दो एम्प्टी ग्लूम्स हो गए, ठीक है, ऊपर वाला जो है उसके ऊपर फ्लावर मौजूद है, तो इसे हमने क्या कहा, लेमा। जस्ट अपोजिट टू लेमा देयर इज अ स्मॉल ब्रैक्टियोल कॉल्ड पेलिया। लेमा के अपोजिट एक छोटा सा ब्रैक्टियोल होगा जिसे हम कहेंगे पेलिया। डायग्राम में देखें ऊपर टॉप पे जो है वो लेबल हुआ हुआ है कि लेमा है, लेमा के ऊपर फ्लावर्स है, और फ्लावर्स के अपोजिटली ना या लेमा के अपोजिट एक छोटा सा ब्रैक्टियोल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं पेलिया। फ्लावर्स आर कवर्ड बाय द रिस्पेक्टिव लेमा एंड पेलिया। देखिए फ्लावर पूरा कवर हुआ हुआ है नीचे से लेमा से और ऊपर से पेलिया से। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली पोएसी। जो पी फैमिली होती है, मटर की जो फैमिली होती है पोएसी, उसकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। क्या था इसके अंदर, तीन ब्रैक्ट्स थे जिसमें से दो जो है वो नीचे वाले एम्प्टी ग्लम्यूल्स होते हैं, थर्ड वन के ऊपर फ्लावर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लेमा। लेमा के अपोजिट ही हमारे पास छोटा सा ब्रैक्टियोल होता है जो कि कहलाता है पेलिया।
रेसिमोस के बाद जो हमारे पास आती है वो आती है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, मेन जो हमने डिवाइड किया था वो रेसिम और साइमोस को ही किया था। रेसिमोस और साइमोस। साइमोस में हमने क्या बात करी थी कि मेन फ्लावरिंग जो मेन एक्सिस है पेडंकल जो है वो स्टॉप कर देती है ग्रो करना, उसके ऊपर फ्लावर आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिपिटल सेशन होता है और इसके अंदर ओपनिंग ऑफ फ्लावर का पैटर्न क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, पहले तो हमने ये रिवाइज कर लिया, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। ये बहुत आसान सा है, इसमें बस दो ही टाइप्स हैं, एक है यूनिपैरस जिसको हम मोनोचेजियल साइम कहते हैं, दूसरी है बायपैरस या डाइचेजियल साइम। ठीक है, यूनिपैरस साइम में क्या है, मेन एक्सिस टू एंड इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली वन लेटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इनटू अ फ्लावर। इसके अंदर क्या होगा, यूनिपैरस का मतलब होता है वन। ठीक है, यूनी का मतलब होता है वन और बाय का मतलब होता है टू। तो यूनिपैरस में क्या होगा, मेन एक्सिस तो फ्लावर पे एंड हो जाएगी। इसके अलावा ये सिर्फ अपने जैसे एक बीच वाली मेन एक्सिस होती है उसके एक राइट साइड पे फ्लावर निकलते हैं और एक लेफ्ट साइड पे निकलते हैं। लेकिन यूनिपैरस के अंदर क्या होगा कि एक साइड पे निकलेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे नहीं निकल रहा, सपोज करें सारे फ्लावर्स का निकल रहे राइट साइड पे निकल रहे, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है, उसके ऊपर मेन एक्सिस के ऊपर क्या निकल रहे हैं, फिर फ्लावर आ रहे हैं। The succeeding lateral branches again follow the same mode of producing flower. If the succeeding branches are produced an alternate side, it is called scorpoid slime. Whereas if the succeeding branches are produced on the same side, it is called helicoid slime. अब स्कॉर्पॉइड और हेलिकॉइड में क्या फर्क है, देखिए पहले तो आपने ये याद कर लिया कि डायग्राम में देखें, पहले स्कॉर्पॉइड की देखें। मेन जो छोटी वाली नीचे जो जिसमें वन लिखा हुआ है वो मेन एक्सिस है जो कि खत्म हो गई है फ्लावर के ऊपर। ठीक है, अब मेन एक्सिस के बाद इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रांच निकली हुई है जिसके ऊपर फ्लावर है। अब ये राइट साइड पे निकली, अब उस ब्रांच के लेफ्ट पे एक और ब्रांच, एक और फ्लावर की ब्रांच निकली, फिर उसके राइट पे एक निकली, फिर उसके लेफ्ट पे एक और निकली। मतलब कि जिग जैग ऑल्टरनेट मैनर में जो चल रही है ना, ये वाली जो अरेंजमेंट है ये कहलाती है स्कॉर्पॉइड साइम। ये क्या कहलाती है, स्कॉर्पॉइड साइम। ये किस में होती है, मैमोजा में होती है, कॉटन में होती है, और क्या कहते हैं हेलिकोइड साइम में और स्कॉर्पॉइड में क्या डिफरेंस है। अब हेलिकोइड की पिक्चर देखें, देखिए मेन जो ब्रांच है वो जिसमें वन लिखा हुआ है वो तो खत्म हो गई फ्लावर के ऊपर, ये मेन पेडंकल थी। अब इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये सिर्फ एक ब्रांच है, उसी के अंदर से सारी मजीद ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये कहलाती है हेलिकॉइड साइम। ठीक है, इफ द सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे निकल रही है, मतलब सब राइट पे ही निकल रही है, सब लेफ्ट पे ही निकल रही है, ये कहलाती है हेलिकॉइड। लेकिन अगर एक साइड के भी ऑल्टरनेट साइड पे निकल रही हो तो वो कहलाती है स्कॉर्पॉइड साइम। सेकेंड हमारे पास आती है बायपैरस या फिर डाइचेजियल साइम। बायपैरस में क्या होता है, मेन एक्सिस टू टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस टू फ्लावर्स। मेन एक्सिस तो देखिए फ्लावर पे खत्म हो गई, और इसकी जो इसमें क्या होता है बायपैरस, बायपैरस मतलब टू, तो इसकी दोनों साइड पे फ्लावर्स निकलेंगे, राइट साइड पे भी निकलेगा और लेफ्ट साइड पे भी निकलेगा। दिस मोड इज फॉलो बाई ईच ससेडिंग फ्लावर्स। पिंक नाइट जैस्मीन, ये किसके अंदर होता है, जैस्मीन के अंदर होता है। इसकी डायग्राम भी बहुत अच्छी बनी हुई है, जो वन है वो मेन एक्सिस है पेडंकल वाली। अब इसकी राइट साइड पे भी ब्रांचेस निकली हुई है और लेफ्ट साइड पे भी निकली है और दोनों में फ्लावर्स लगे हुए। ठीक है, तो ये बाय पैरस हो गई कि दोनों साइड में, वो क्या थी यूनिपैरस ओनली टू द वन साइड। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है कि किस तरह से आपने डिवाइड करने के, किस तरह से पहले हम डिवाइड करेंगे साइमोस रेसिमोस के, उसके तीन चार कैरेक्टर हैं वो याद करने। फिर साइमोस की फर्दर सब टाइप्स है जो कि दो ही, यूनिपैरस और बायपैरस, और रेसिमोस की चार है जिसमें पेडंकल शॉर्टेंड, पेडंकल इलोंगेटेड, पेडंकल फ्लैटेंड, और एक हमारे पास स्पाइक वाली आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन प्लांट्स। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेटिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट होती है एक दूसरे की प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस करी थी, यहाँ पे थोड़ा सा और जिक्र है तो इसको देख लेते हैं। The life cycle of angiosperm mother plants are characterized by an alternation of generation in which haploid and diploid generation take turn in producing each other। भाई alternate का मतलब ही ये होता है कि अगर एक बार में haploid है तो अगली बार में diploid फॉर्म होगा, फिर diploid उस haploid को फॉर्म करेगा। अगर एक बार gametophyte है तो फिर वो sporophyte को जनरेट करेगा, sporophyte देन दोबारा से gametophyte को जनरेट करेगा। ये ऑल्टरनेट चलते हैं एक दूसरे के। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन हेप्लॉइड होता है और कौन डिप्लॉइड होता है।
द डिप्लॉयड प्लांट कॉल्ड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर बाय मियोसिस। जो मेन प्लांट बॉडी होती है अक्सर एंजियोस्पर्म की, तो उसमें क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। जब स्पोरोफाइट मियोसिस करता है, जब वो सेल डिवीजन करता है, मियोसिस करता है, तो वो उसके नतीजे में हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करता है। ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करता है। नाउ स्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस गिव राइज टू मल्टीसेलुलर मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट, द हैप्लॉयड जनरेशन। अब क्या होगा कि डिप्लॉयड, देखें अब देखिएगा, यही से जो ना आपको समझ में आएगा। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट, उसने हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करे। ये स्पोर्स जो है आगे माइटोसिस वगैरह करेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे और मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बना देंगे। क्या बना देंगे, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट, और यहीं से हैप्लॉयड जनरेशन आ गई। माइटोसिस इन द गैमीटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट, स्पर्म्स एंड एग। अब क्या होगा कि ये जो गैमीटोफाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और गैमीट्स बना देगा, स्पर्म और एग बना देगा। फीमेल गैमीट इज एग और फिर मेल क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। अब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, स्पर्म जो है वो एग से यूनाइट होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन डिप्लॉयड जाइगोट विच डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म नेक्स्ट स्पोरोफाइट। तो किस तरह से देखा, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, माइटोसिस होगा, और दोबारा से जो नई प्लांट बॉडी आएगी वो क्या आएगी, स्पोरोफाइट। तो दोबारा साइकिल का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपने छोड़ा वहीं पे आके स्टार्ट हुआ। स्पोरोफाइट से हमने स्टार्ट किया था कि डिप्लॉयड बॉडी होती है, उसने क्या करा, मियोसिस करा और स्पोर्स फॉर्म करे, तो हमारे पास गैमीटोफाइट बने, मेल और फीमेल। जब गैमीटोफाइट बने तो गैमीटोफाइट के बाद जो है वो दोबारा से जब उसको यूनियन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, तो फिर हमारे पास 2n स्ट्रक्चर आ गया, 2n जनरेशन आ गई विच इज स्पोरोफाइट। इन एंजियोस्पर्म द स्पोरोफाइट इज द डोर्मेंट जनरेशन। एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट became reduced during evolution to the tiny structure totally contained within and depended upon their sporophyte pattern। जो गैमीटोफाइट है वो साइज में भी रिड्यूस हो जाता है, उसका फेज भी रिड्यूस हो जाता है एवोल्यूशन के दौरान, और वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि डिपेंड करता है अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी अटैचमेंट के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स लाइफ साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मीनिंग क्या होता है, स्लीपिंग पीरियड और रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, इन विच द पीरियड इन विच द सीड इज स्लीपिंग और सीड इज डॉर्मेंट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो डॉर्मेंट मीन्स स्लीपिंग और रेस्टिंग। बायोलॉजिस्ट यूज द टर्म फॉर लाइफ साइकिल स्टेज सच एज डॉर्मेंट सीड दैट इज अ वेरी लो मेटाबॉलिक रेट and is growing and developing. Seed dormancy increases the chances that germination will occur at a time and place most advantageous to the seeding. सीड डॉर्मेंसी होता क्या है, क्यों होता है ये सीड्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, इसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो स्लीपिंग पीरियड है वो क्या कहलाता है, डॉर्मेंट पीरियड कहलाता है, और वो सीड डॉर्मेंसी कहलाती है जिस पीरियड के अंदर सीड जो होता है वो इनएक्टिव होता है, रेस्टिंग कंडीशन में होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता। बायोलॉजिस्ट की टर्म तब भी इस्तेमाल करते हैं जब सीड का मेटाबॉलिक रेट जो है, उसकी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, ना उसके अंदर ग्रोइंग हो रही होती है, ना उसके अंदर डेवलपिंग हो रही होती है, तो वो कहते हैं कि सीड इज अ डॉर्मेंट पीरियड। ठीक है, seed dormancy increases the chance of germination that germination will occur at a time and place most advantageous to seedling। भाई सीड डॉर्मेंसी होती क्यों, प्लांट को कोई शौक नहीं है कि वो, सीड को कोई शौक नहीं कि वो स्लीपिंग पीरियड में रहे या सोए, लेकिन सीड डॉर्मेंसी इसलिए होती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब वाटर नहीं होता, जब न्यूट्रिएंट नहीं होते, जब लाइट नहीं होती, वो सारी फेवरेबल कंडीशन जो एक सीड को, एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए, जब वो अनअवेलेबल होती है, तो सीड जब तक जो है वो रप्चर नहीं होता, फटता नहीं है, और वो डॉर्मेंट पीरियड के अंदर रहता है जमीन के अंदर। प्लांट कैसे ग्रो होता है, जब भी आप कोई सीड बोते हैं तो वो सीड जो है वो पहले कुछ टाइम तक डॉर्मेंट पीरियड में रहता है, फिर सीड रप्चर होता है, उसके अंदर से एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बनता है, फिर प्लम्यूल और रेडिकल बनता है, फिर रूट्स और स्टेम बन के पूरा जो है प्लांट आपके पास ग्रो हो जाता है। तो सीड जर्मिनेट तब होता है जब उसके पास सारी फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हो। अगर उसके पास फेवरेबल कंडीशन मौजूद नहीं है तो स्लीपिंग पीरियड के अंदर जो है सीड रहेगा, जब तक रहेगा जब तक उसका कंडीशन क्या हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए। Breaking dormancy requires certain environmental conditions like seed of desert plant for instance germinate after a substantial rainfall। अब आप इसमें एग्जाम्पल दी हुई है
कि हर रीजन के प्लांट की जो डॉर्मेंसी है वो अलग अलग तरीके से ब्रेक होगी। जैसे कि अगर कोई डेजर्ट में रहने वाला प्लांट है तो उसको ब्रेकिंग अपनी स्लीप तोड़ने के लिए या अपना डॉर्मेंट पीरियड तोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत है। तो वो तब टर्मिनेट होता है जब बहुत सारी रेनफॉल हुई तो सीड फटेगा और उसके अंदर से प्लांट बाहर आ जाएगा। वेयर नेचुरल फायर्स आर कॉमन, मैनी सीड्स रिक्वायर इंटेंस हीट टू ब्रेक डॉर्मेंसी। जंगलात वगैरह की अगर हम बात करें, वहाँ के जो प्लांट है वहाँ पे नेचुरल फायर इतना ज़्यादा होता है तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इंटेंस हीट चाहिए होती है। तो जब भी आग वगैरह लगती है उसके बाद का जो पीरियड होता है वो इनकी डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। वेयर विंटर आर हार्श, सीड में रिक्वायर एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू कोल्ड, सीड sown during summer or fall do not germinate until the following spring. This assure a long growth season before the next winter. अब इन्होंने बोला कि जहाँ पे विंटर जो है, सर्दियाँ बहुत हार्श होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, तो उन सीड को जो है एक्सपोजर चाहिए होता है कोल्ड का, ठीक है, उनको एक्सपोजर चाहिए होता है कोल्ड का, तो वो उस साल के समर में जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, सीड sown ड्यूरिंग समर और फॉल डू नॉट जर्मिनेट अंटिल द फॉलोइंग स्प्रिंग, वो नेक्स्ट उसकी स्प्रिंग में ग्रो करेंगे। तो इनका जो पीरियड होता है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इन्होंने दिए वो क्या दी हुई कि वेरी स्मॉल सीड सच एज दोस ऑफ लेट्यूस वैरायटी रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन एंड विल ब्रेक डॉर्मेंसी इफ दे आर बरीड शैलो इनफ फॉर द सीलिंग टू पोक टू द सॉइल सरफेस। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो लेट्यूस प्लांट है या जो वो वाली वैरायटी है उनको क्या चाहिए होती है, अपनी डॉर्मेंसी या स्लीपिंग पीरियड ब्रेक करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो उनको अगर हम ज़मीन की ऊपरी सतह में अगर हम उनको बो दें तो वो जो है ईजिली लाइट को हासिल कर सकती है, ज़्यादा लाइट उनको मिलेगी और वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। सम सीड हैव कोड्स दैट मस्ट बी वीकेंड बाय केमिकल अटैक एज दे पास थ्रू एन एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक एंड दस आर लाइकली टू बी कैरीड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर टर्मिनेटेड। अच्छा, इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दी कि कुछ सीड जो होते हैं उनके पास हार्ड सीड कोट होता है, कवरिंग होती है, ठीक है, तो उन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए होता है कि उनका सीड कोट ब्रेक हो। तो वो क्या होते हैं कि वो कोई भी एनिमल उन सीड को खाता है, जब वो खाता है तो वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो स्टमक में HCl और केमिकल्स के इफेक्ट की वजह से उसका सीड कोट क्या होता है, ब्रेक होता है। जब सीड कोट ब्रेक होता है तो वो उसके वेस्टेज में जो है निकल के फीसिस के थ्रू बाहर आ जाता है। जब वो सीड बाहर आ जाता है फीसिस के थ्रू तो वो कहीं भी जर्मिनेट होता है, उसकी डोरमेंसी क्योंकि ब्रेक हो चुकी है तो वो अब क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। The length of time a dormant seed remain viable and capable of germinating varies from a few days to decades or even longer depending upon the species and environmental condition। इन्होंने बोला कि ये जो पूरा लंबा टाइम पीरियड है जिसमें सीड डॉर्मेंट रह रहा है और फंक्शनल रह रहा है, तो ये जो है वो वेरी करता है वेराइटी टू वेराइटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्लांट का डॉर्मेंट पीरियड 2 महीने है या 2 हफ्ते हैं तो दूसरे वाले का भी 2 महीने और 2 हफ्ते हो, किसी का साल भी हो सकता है और किसी का एक दिन भी हो सकता है। ठीक है, इट वेरी फ्रॉम अ वैरायटी टू वैरायटी। और ये एक तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, कितनी लाइट है, कितना वाटर है, कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है इसका स्लीपिंग पीरियड। तो दिस इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.